अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं नासिर अली ख़ान और इंस्पायर जेन ज़ी के एक और एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पीआर जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से प्रोड्यूस किया हुआ ये एक ऐसा इंस्पायरिंग टॉक शो है जहां पर हम जम्मू कश्मीर के उन इंस्पायरिंग और उन हुनरमंद कहानियों को आपके सामने लेके आते हैं विच यूजुअली इंस्पायर्स द होल पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का ये एपिसोड कश्मीर वैली के उस ठंडे मौसम से आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो ना सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि हमारे पूरे भारत देश के लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग स्टोरी है। एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे पूरे भारत देश के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हमारा नाम रोशन कर रही है। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान जनाब दानिश मंजूर साहब की, जो इस वक्त एडिटोरियल डायरेक्टर एशिया और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एडिटोरियल न्यूज़ एंड इनोवेटिव न्यूज़ वीक में काम कर रहे हैं। इस्तकबाल करते हैं हम हमारे इस ह्यूमैनिटेरियन और बहुत ही अमेजिंग रॉक स्टार का जम्मू कश्मीर से जनाब दानिश मंजूर साहब। वेलकम सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम सो दैट हमारी आवाम आपसे और नज़दीक में आपको जान सके। Thank you very much. I think you were way too generous with your introduction of me. No, it is our proud sir. So शुरुआत करेंगे सर आपके अर्ली डेज से। कैसे आपने शुरुआत की और what made you think and choose journalism and media as a career in your life? So there was nobody in my family who was a journalist. Both my parents were government employees. तो सहाफ़त से कोई दूर दूर तक का वास्ता था नहीं। आई थिंक सिर्फ वही है जो हर किसी का होता है। अखबारों में खबर आती थी, टेलीविज़न जो भी उन दिनों थोड़ा बहुत हुआ करता था, चाहे दूरदर्शन था या बाकी था, उसी से खबरें सुनते थे या रेडियो पे शहरबीन जो है वो सुना करते थे। उससे हमें समझ में आया कि खबरें होती क्या हैं। बट आई थिंक जो थोड़ी एज बढ़ती गई, बाय द एज ऑफ 16 आई वाज वेरी लकी कि मैंने कुछ लिखना स्टार्ट किया छोटे मोटे टॉपिक्स के ऊपर, जैसे रोड्स के ऊपर, रोड ख़राब है यहाँ है, लेटर्स टू एडिटर से शुरुआत हुई, जो इवेंचुअली बढ़ते बढ़ते बाय द टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड कुछ पेपर्स में लिखने लगा, और बाय द टाइम मैं 12th में आया आई वाज हेडिंग अ लोकल टेलीविजन न्यूज़ चैनल हियर इन कश्मीर, यस, at that point of time. So क्या कुछ और प्लान था? Was media journalism your only option in your young age or does Danish Manzoor wanted to be a doctor or a pilot or a cricketer maybe? नहीं, thankfully डॉक्टर तो था नहीं। एक फाइटर पायलट डेफिनेटली प्री 8th स्टैंडर्ड तो था माइंड में कि एक फाइटर पायलट बनना है, बट देन आई डोंट थिंक इट वाज टू स्ट्रॉन्ग एंड कन्विक्शन मेरे लिए कि ठीक है आई हैव टू रियली डू इट। बट वो एक बार जब आई थिंक जब लिखना शुरू किया और जब उसका इम्पैक्ट देखना शुरू किया, जब देखा कि हमने किसी जगह पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, हमने उसके बारे में लिखा और द गवर्नमेंट ऑफ द डे टुक इट सीरियसली, ऑफिसर्स ऑफ द डे टुक इट सीरियसली, और फिर जब वहाँ के लोगों के काम होना शुरू हुए एक हाइपर लोकल लेवल पे, तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ी एक रिम्यूनरेशन वो लगी कि हाँ ठीक है, पैसा तो कुछ मिलता नहीं था उन दिनों। Media still has very limited money across India, which I have a mission to change. But I think उस टाइम तो वही था कि किसी के काम हो रहे हैं, किसी का भला हो रहा है, कहीं सड़क बन रही है, कहीं पानी आ रहा है, और फिर इवेंचुअली थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आए। जब तक हमने पूरा इंडिया पाकिस्तान का टर्मोइल जो उस टाइम पे था वो देखा, उसको समझा, थोड़ा सा डीप उसमें गए, तो इवेंचुअली इट सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस्ड फ्रॉम देयर ऑन। अगर बात करें हम आपके करियर की, हम एजुकेशन को लेके अगर बात करें, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड देन IIM अहमदाबाद, तो कैसा एक्सपीरियंस था और क्या जर्नी थी आपकी जो हमारे यंग इंस्पायरिंग लोग सुन सकते हैं? देखिए, आई डोंट थिंक एनी ऑफ दिस जर्नी वाज प्लान्ड। ये सब एक्सीडेंटल ही रहा कि जब मुझे कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा आफ्टर माय बैचलर्स डिग्री हियर, आई वाज मोर देन हैप्पी वर्किंग इन द लोकल मीडिया हियर, और मुझे कभी लगा नहीं था कभी मैं जम्मू कश्मीर से बाहर जा पाऊंगा, क्योंकि एक माइंडसेट ऐसा यहाँ पे बन गया था कि जम्मू कश्मीर में हैं तो हम इसी माइक्रोकॉस्म के अंदर ही रहेंगे, हम इससे बाहर जा नहीं सकते हैं, इसके आगे दुनिया है क्या शायद ठीक से पता भी नहीं था। तो मतलब एयर ट्रैवल हम देखते थे एड्स में कि लोग पीपल फ्रीक्वेंटली बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं, बिजनेस क्लास तो दूर की बात है, एयर ट्रैवल करते हैं, क्या हम भी कभी इतना काम के लिए एयर ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक वही सपने थे कि आगे क्या करना है। यहाँ से जब फिर जाना पड़ा कश्मीर से, तो 2009 में आई लेफ्ट दिस प्लेस। आई वाज गोइंग टू बी ऑन अ स्कॉलरशिप, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप टू द US, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे माय नेम गॉट ड्रॉप्ड
from there, even after clearing all the rounds of the interview. So आखिरी option मेरे पास में बचा, the only university in India was Osmania University, which was still accepting applications for masters. So as luck would have it, I went to Osmania and I also reached there with a job offer from Dainik Jagaran, said, why don't you be our South India editor for their English weekly. तो I said this is great, मतलब पढ़ाई की पढ़ाई जो मैं पहले भी कर रहा था, पढ़ाई के साथ में I was doing the profession. Because the whole aim of in our society is कि आप पढ़ते हो कुछ to become something. आप अगर आप मेडिसिन पढ़ते हो, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, है ना. तो ये ऐसा हुआ कि मुझे जर्नलिज्म में घुसने से पहले, पढ़ाई करने से पहले ही मुझे सहाफत में आने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि पढ़ाई और फील्ड बहुत डिफरेंट होता है. ये तब समझ में आया जब हमने पहले फील्ड देखा था, फिर जब हम पढ़ाई करने गए तो बहुत डिफरेंस लगा. और कई सारे ऐसे भी दोस्त थे जो ये कहते थे कि अरे ये तो बड़ा अनप्रोफेशनल जर्नलिस्ट है. उन दिनों बड़ा ये चलन चला था कश्मीर हमारे मीडिया में. और मैंने एक से पूछा कि ये आफ्टर ऑल ये अनप्रोफेशनल होता क्या है, तो दे सेड नहीं, आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री नहीं है, इसलिए हम आपको अनप्रोफेशनल कहते हैं. मैंने कहा ठीक है. तो ये ठान लिया कि पहले तो हम जर्नलिज्म में डिग्री ले ली, बैचलर्स ले लिया, मास्टर्स ले लिया. तो IIM अहमदाबाद वाज अनदर डिसीजन. पॉइंट ये था कि सहाफत के अंदर, मीडिया के अंदर, the business model itself is flawed, है ना. We can't shy away from the fact कि media in India is funded in a very interesting way, unfortunately, which should not be the case. The media should be self-funded so that media can maintain its autonomy and then media can do right by the people in general, ताकि कोई भी label ना लगे media के ऊपर bias का. तो उस दिन में ये सोचा कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी का CEO, हम अगर एडिटर्स हैं, वो हमारे सर पे आके बैठते हैं, हमें कहते हैं कि आप कंटेंट ऐसे चलाएं, आप न्यूज़ ऐसे चलाएं. तो हमने ये सोचा कि भाई या तो हम दबते रहें या ये कहें कि ठीक है क्रिप करते रहें, अदरवाइज वी गो टू बिजनेस स्कूल आवरसेल्व्स एंड देन एज एडिटर्स वी विल मेक बेटर CEOs ऑफ मीडिया कंपनीज, राइट. सो आई थिंक दैट वाज द प्रोग्रेशन व्हिच आई टुक with a dream that I want to create sustainable media organizations, जहाँ से लोगों को निकाला ना जाए, पिंक स्लिप ना दी जाए, फायर ना किया जाए, जहाँ लोग एक बार ज्वाइन करें तो रिटायर होके ही वहाँ से निकले, जहाँ के सहाफ़ी इतने वेल पेड हों कि उन्हें कोई पैसा खिला के या उन्हें कोई करप्ट ना कर सके, है ना. तो करप्शन होता क्यों है? बिकॉज आपकी नीड्स जब पूरी नहीं होती हैं उस टाइम पे, अब जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी की जा रही हैं, आपको किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ रहा है एज अ जर्नलिस्ट, तो फिर आप you ideally will not tend to go into some malpractice. और वही important है कि फोर्थ स्टेट को हम लोग जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है that teachers, media, doctors, engineers, they all need to be very highly paid so that they can focus on the work for the nation. In fact, even judiciary, or the work for the nation as opposed to them having to worry about making money, जहाँ से पूरी जड़ ये शुरुआत होती है, मतलब the entire mess begins from there. No, Mr. Danish, there is one important point for all the youngsters from Jammu and Kashmir जो ये सोचते हैं कि हम कश्मीर या जम्मू में रह के ही contribute करें, like they don't want to plan to go to outside. और वैसे सारे youngsters के लिए like what kind of message would you like to give to them? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो शायद डरते हैं जम्मू कश्मीर से बाहर निकलने में, काफ़ी लोगों की different reasons भी रहते हैं. So what should they do, like if we ask you? I think पहली चीज़ है they should not rely on anybody's advice. जो उनका मन करे वो करें और थोड़ी रिसर्च करें. आज रिसर्च के लिए इतने सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है. यू हैव द फ्री वेब, यू कैन रिसर्च योरसेल्फ. अगर आप ऐसे इंसान हैं जो ये चाहते हैं कि कोई आपको एक सिल्वर स्पून लेके आए, आपको खिला दे, आपको बताए, रास्ता दिखाए, तो शायद मुश्किल होगा. अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपना रास्ता खुद बनाएं, जो अपनी रिसर्च खुद करें, अपने लिए मेहनत खुद करें, तो बहुत आसान होगा या कंपैरेटिवली आसान होगा. आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आपको कश्मीर के अंदर क्या, आप कश्मीर के रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी अगर रहते हो और वहां पे अगर आपके पास में इंटरनेट एक्सेस है आपके स्मार्टफोन के ऊपर, उसके बाद में बात सिर्फ इतनी है कि आप उस एक्सेस को कितने इफेक्टिवली यूज कर सकते हो अपनी भलाई के लिए. क्योंकि एक समय था कि हमारे पास में अगर हमें कुछ देखना पड़ता था, कि कुछ रेफरेंस लेना पड़ता, हम लोग एनसाइक्लोपीडिया की वो बुक्स हमारे पास में आती थी, हम लोग वो देखते थे. आजकल योर फोन इज योर एनसाइक्लोपीडिया. आपको टाइप भी नहीं करना, वॉइस कमांड देके यू कैन से हे गूगल टेल मी व्हाट दिस इज, व्हाट दैट इज, राइट, एंड गूगल विल गिव यू एन आंसर, एटलीस्ट समथिंग. सो व्हेन इंफॉर्मेशन इज एट योर फिंगर टिप्स,
खाली आपको इस ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन में से अपनी वो बकेट निकालनी है जो आपके लिए जरूरी है टू कीप यू अफ्लोट। सो टू बिल्ड योर करियर, आप आज के टाइम में देखिए हमारे कश्मीर के कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंस्टाग्राम से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, चाहे वो कपड़ों की बात हो, सेलिंग ऑफ गारमेंट्स हो, सेलिंग ऑफ एनीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स, आर्टिजन्स हो, ये लोग इंस्टाग्राम के जरिए से पूरी दुनिया में पहुंच गए हैं। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज के देश में टाइम में हम ये कि हमें बाहर नहीं जाना है। बात यह है कि आप में कितना दम है, आप में कितनी आग है, आप में कितनी तमन्ना है कुछ करने के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए। अगर आपके अंदर वो आग है तो फिर ना बॉर्डर्स मैटर करते हैं, ना ही तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो भी मैटर नहीं करती है। आप जब उस रास्ते पर निकलेंगे, रास्ते खुद खुल जाते हैं। So can we have some of your innovative strategies जो आपने implement किए हैं to integrate technology and new media into journalism? देखिए, जर्नलिज्म आज के वक्त में जो है काफ़ी बदल चुका है। कहाँ एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि रेडियो पे मॉर्निंग में डिस्पैच दिया करते थे, शाम में वो बात सुनते थे, अखबार का अगले दिन इंतजार होता था कि कब आके खबर छपेगी। आज अगले दिन का अखबार जो है वो जिस पल खबर हो जाती है उसी पल लोगों के फोन्स पे, डिवाइसेस पे आ जाती है, टीवी पे देख लेते हैं, बाकी जगहों पे देख लेते हैं। तो एज द मीडिया चेंज इट्स फेसेस, जैसे मीडिया का जो है ना पूरा फेस चेंज हुआ, उसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो एक ड्राइविंग फैक्टर बनी टू प्रोपगेट दिस फर्दर, टू इंश्योर दैट वी प्रोपेल इट एट अ मच फास्टर पेस। बट इसमें क्रेडिबिलिटी एक जो है वो कैजुअलिटी बन गई इस पूरे में। तो टू इंश्योर नाउ टू डिप्लॉय टेक्नोलॉजी इन मीडिया इस तरीके से कि मल्टीपल चीजें हों। पहली ये कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए मीडिया ओनर्स के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन टाइमली हो जाए कंज्यूमर्स के लिए, इंफॉर्मेशन रिसीविंग एंड इंफॉर्मेशन कंजम्पशन या कंटेंट कंजम्पशन। तीसरा ये कि एक अच्छे तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, मल्टीमीडिया तरीके से आपके पास में जो खबर आती थी, पहले जो खाली आप अखबार में देखते थे, पढ़ते थे, अब आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप उसके साथ में आज की डेट में इंटरैक्ट कर सकते हैं विद एआई एंड एआर, है ना। ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ में आप खबर चूज कर सकते हैं, अगला ये हवा में आप ऐसे टैप कर देंगे और कुछ क्लिक हो जाएगा और आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो क्या एआई का कोई सीरियस इम्पैक्ट आपको लग रहा है जर्नलिज्म पे? डज इट एक्चुअली इफेक्टिंग इट? और एक टेक्नोलॉजी जो है वो आती रहती है। जैसे एक ज़माना ऐसा था कि हमें नहीं पता था कि हम कभी मोबाइल फ़ोन पे वीडियो कॉल्स इतनी आसानी से कर पाएंगे। आपको याद होगा जब कश्मीर में पहले पहले मोबाइल फ़ोन आए थे तो लोगों ने ये मीम्स बनाए थे कि हम पेड़ों पे चढ़ के नेटवर्क ढूंढते थे। उस टाइम कहते थे यार नेटवर्क नहीं आ रहा फ़ोन में तो हम लोग उससे आगे वीडियो कॉल कैसे होगी, वो तो मुमकिन नहीं है। आज देखिए वीडियो कॉल्स आर अ नॉर्म एट दिस जंक्चर, है ना। ओबी वैन्स हैव बीन रिप्लेस्ड आज की डेट में ब्रॉडकास्ट मीडिया में। आप डायरेक्टली फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव या लाइव कास्ट कर लेते हैं डायरेक्टली स्टूडियो में, और सैटेलाइट कास्ट भी हो जाता है डायरेक्टली वहां से। सो पॉइंट ये है कि खाली एआई की बात नहीं है, एआई तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजीज बदलती रहेंगी, चाहे एआई हो, ब्लॉकचेन हो। जैसे एक ज़माने में किसी ने कहा था कि वर्ल्ड वाइड वेब आएगा, इंटरनेट आएगा तो क्या होगा। फेमस जर्नलिस्ट सेड कि कुछ नहीं होने वाला, और आज देखिए कहाँ है। द वर्ल्ड हैज चेंज। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली विल इम्पैक्ट द वर्ल्ड, बट बात यह है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें हमारे रूटीन प्रैक्टिसेस में, कि वो रिप्लेसिंग ह्यूमंस की बजाय ऑगमेंटिंग ह्यूमंस वाली बात उसमें आ जाए, कि इंसानों की मदद करे। मतलब देखिए कि अगर आपके पास में एक एक्सेल शीट में 10,000 चीज़ें रखी हुई हैं, डेटा पॉइंटर्स रखे हुए हैं, अब आप एक रिसर्चर हैं, एक जर्नलिस्ट है, आपको उसमें से कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, आपको तो 5-6 घंटे लग जाएंगे उसको सॉर्ट करने में। बट अगर एआई आपका वो काम, रिसर्च का काम आसान कर देता है, आपका वही 2 घंटे जो बचते हैं, आप उस 2 घंटे में और 4 लोगों से बात करके और एक्सपर्ट से बात करके उसी चीज में और वैल्यू डाल सकते हैं अपने रीडर्स के लिए। तो ग्रंट वर्क जिसे हम कहते हैं, एआई टेक्नोलॉजी कैन डू द ग्रंट वर्क एंड मेक इट ईजियर for the content dissemination, content consumption, and also content creation. Will it affect the journalism sector in a very different way as well? It has already impacted every sector. Correct. अभी हमें डायरेक्टली टेंजिबल फील नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी जब भी बदलती है डायरेक्टली इफेक्ट होता है। वापस उसी बात पे आते हैं, फीचर फोन से हम एंड्रॉयड फ़ोन्स पे आए, उसके बाद में ऐप्स वाले फ़ोन्स आ गए, हम स्मार्टफोन्स पे आ गए। आज की डेट में देखिए कहाँ से कहाँ आ गए, एआर वाले फ़ोन्स तक आ चुके हैं, जहाँ पे आपको एक्चुअली डिवाइस चाहिए ही नहीं। यू जस्ट डू अ वेरेबल लगाने के बाद यू कैन क्लिक ऑन अ नंबर एंड अ फोन इज डायल्ड।
कोई स्क्रीन नहीं है, कोई कुछ देखना नहीं है आपको। तो आने वाले टाइम में ये डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन द वेरी नियर फ्यूचर। ऑलरेडी आ गई है टेक्नोलॉजी, बट मैनी प्लेयर्स हैवंट कम आउट विद इट येट। सो आपके एक और साइड की बात करते हैं, विच इज़ द ह्यूमैनिटेरियन साइड ऑफ मिस्टर दानिश। कोविड-19 के टाइम पे भी आपने बहुत ही अमेजिंग काम किया है, और एक इनिशिएटिव शुरू किया आपने, सबका ऑक्सीमीटर। तो ये क्या इनिशिएटिव था और क्या इम्पैक्ट इसका रहा ऑन द सोसाइटी, और उसके बाद आपने पूरे जम्मू कश्मीर को और पूरे भारत देश को प्राउड फील कराया जब यूएस में आपको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी से भी नवाजा गया। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज़ दिस इनिशिएटिव जो आपने शुरू किया था इन कोविड-19? देखिए, आई थिंक इट्स टू बिग अ थिंग टू क्लेम दैट समबडी, आई थिंक एवरीबडी इज अ ह्यूमैनिटेरियन। अगर आप रास्ते पे चलते हैं, आपको एक पत्थर दिख गई, आपने वो भी साइड पे कर दी, यू आर ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन आज के वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए। बिकॉज आज के टाइम में तो आज आपका नेबर क्या कर रहा है आपको फर्क ही नहीं पड़ती, जिंदा भी है नहीं भी है, आपकी फैमिली में कोई है नहीं है, इमीडिएट फैमिली के अलावा हमें फर्क नहीं पड़ती है। आई थिंक एवरीबडी इज अ ह्यूमैनिटेरियन हु हैज सम compassion left in them, who at some times, चाहे to show off or to actually genuinely they feel it and they exhibit some sort of compassion. I think that's good enough in today's society. और this was also the same thing when everybody was doing the same thing. मैंने भी वही किया जो हर कोई कर रहा था। I'm pretty sure आपने भी वही किया। मैंने आपसे कुछ ज़्यादा या आपसे कुछ कम नहीं किया। फर्क सिर्फ इतनी होती है कि हम सब में के पास में जो साधन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कि आप अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकते हैं, दूसरा बंदा पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जा सकता है, बस उसी चीज़ की डिफरेंस थी। तो ये सबका ऑक्सीमीटर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि हमने सोचा कि ऑक्सीमीटर जो है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, मार्केट्स में प्राइसेस वर स्काई रॉकेटिंग। और जो गरीब गुरबात थे हमारे मुल्क के डिफरेंट कॉर्नर्स में, इवन बैंगलोर सिटी में जब मैं उस टाइम पे था, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम लोग ये सब कुछ विल कलेक्ट बंच ऑफ दीज ऑक्सीमीटर्स और फिर हम इसको रोटेशनल बेसिस पे रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, कि हम आपको दे रहे हैं, आपको अभी जरूरत है, पर आपका फर्ज है कि हम आपको पूछेंगे नहीं आपने क्या किया इसका, पर हम भरोसा कर रहे हैं आपके ऊपर कि आप इसको जरूरतमंद के पास पहुंचाएंगे जिसको आगे ऑक्सीमीटर चाहिए। ऑक्सीमीटर की जरूरत उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि लोग जो हैं जब तक उनका SpO2 लेवल 70s में जाता था उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट फिर फ्रॉम एन HDU बेड एक ICU बेड के लिए, एक वेंटिलेटर बेड के लिए बन जाती थी, और वेंटिलेटर बेड्स हमारे पास में थे नहीं। तो हमें लगा कि हम अगर ऑक्सीमीटर पहले से दे दें, अगर जो डिप आ रहा है SpO2 में, हम इनको पहले ही अगर इसको ट्रैक कर लेते हैं तो वी विल बी एबल टू सेव सम लाइव्स। सो दैट वाज व्हाट दिस वाज ऑल अबाउट। एक और चीज़ है मीडिया और जर्नलिज्म की जब बात करते हैं, दैट इज़ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, जिसकी वजह से कभी ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि स्टेट्स और यूटीज़ में उथल पुथल मच जाती है। सो इस चीज़ को कैसे टैकल और कैसे डील करते हैं आप और किया जाता है यंग जर्नलिज्म के लिए? देखिए, ये हमेशा कहा जाता है कि जर्नलिस्ट कैसे फेक न्यूज़ को टैकल करें, बट मैं ये मानता हूँ कि फेक न्यूज़ को टैकल करना या मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा, इन सब चीज़ों को टैकल करना सिर्फ जर्नलिस्ट का काम तो है, डेफिनेटली है, लेकिन आज के डेट में फॉर द पीपल, द कंज्यूमर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो लाइज ऑन देम, कि पहले नोइंग योर मीडिया, कि आपका मीडिया जो है वो आपको क्या दे रहा है, चाहे वो ट्विटर से कंज्यूम कर रहे हो आप कंटेंट को, चाहे आप उसको फेसबुक से कंज्यूम कर रहे हो, चाहे आप उस कंटेंट को किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हो, या फिर आजकल की इन फेमस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उसको आप कंज्यूम कर रहे हो। कंटेंट और फेक न्यूज़ और डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन किल्स। और व्हेन आई मेक दिस स्टेटमेंट, आई मेक इट वेरी कॉन्शियसली, कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि फेक न्यूज़ की वजह से आप एक सिंपल फॉरवर्ड करते हैं बिना जाने, बिना परखे, बिना समझे, बिना गूगल किए, उससे एक्चुअली लोगों की जान गई है। तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपका एक फेक न्यूज़ फॉरवर्ड जो आपने कर दिया आगे, शायद आगे 20 लोगों ने फॉरवर्ड करके आगे किसी ने गलतफहमी में किसी की जान जा सकती है। फेक न्यूज़ एक्चुअली कैन किल। सो ये हम सब की जिम्मेवारी है आज के वक्त में, जर्नलिस्ट की भी, कि पहले वेरीफाई करें, बेसिकली द बेसिक टेनेट्स ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो करें, कि हड़बड़ी में ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में वी शुडंट ब्रेक द न्यूज़ इटसेल्फ, है पहली बात। दूसरा ये कि जो कंज्यूमर्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम देखें, अगर कोई भी चीज़ आपको अचानक से गुस्सा दिलाती है जो आप पढ़ते हो, अचानक से खुश कर देती है, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन अगर कोई चीज पढ़ के देख के आपको होता है, तो हम कहते हैं कि आप 7 सेकंड का ब्रेक लीजिए,
सांस लीजिए, उसके बाद भी अगर आपका मन करे फॉरवर्ड करने का तो फॉरवर्ड करिए, अदरवाइज पहले गूगल कर लीजिए, उसके बाद फॉरवर्ड कर लीजिए, तो यू विल गेट टू नो कि कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है इसमें। आपकी तरफ से अगर हम एक मैसेज चाहें हमारे यंगस्टर्स के लिए, स्पेसिफिकली उनके लिए जो जर्नलिज्म को एज अ करियर देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से या हमारे पूरी कंट्री से, लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर वाचिंग यू, सो व्हाट विल बी दैट मैसेज फ्रॉम मिस्टर दानिश मंजूर? I think my message would be from a collection of learnings through all my career, which started from Kashmir to Delhi to the south of India to Dubai to Stockholm to US. बात बहुत सीधी और सिंपल है, वो ये है कि आप पढ़ाई पे फोकस करें. It is important if you really want to get into journalism. You can't just be a journalist. You can't just be a storyteller. At times you'll have to be an architect. At times you'll have to be an engineer. At times you'll have to be a doctor reporting on some medical emergency. So it is very important for a journalist to be well learned. First thing, have good command over the language जिसमें आप लिखना चाहते हैं, चाहे उर्दू हो, कश्मीरी हो, जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, डोगरी हो, आप उस लैंग्वेज के ऊपर पहले अच्छी कमांड अपनी बनाएं. जितना हो सके लिटरेचर पढ़ें, जितना हो सके पढ़ाई करें, जितना हो सके किताबें पढ़ें. चाहे अगर आप चना भी खाते हैं कहीं बाहर जाके, अगर आप वो चने का जिस कागज में वो परोसा जाता है उसको खोल के भी अगर आप पढ़ते हो तो वो पढ़ाई आपकी कभी जाया नहीं जाएगी. जो आपके घर में शैम्पू बॉटल है उसके पीछे लिखी हुई कोई चीज अगर आप पढ़ते हो वो भी कभी जाया नहीं जाएगी. सो सीक इन एज मच नॉलेज एंड बी अ सीकर फॉर लाइफ. If you are a seeker for life, if you are somebody who studies well, if you are somebody who likes to read well, understand topics well, if you are somebody who keeps being judgmental at bay, don't be judgmental. And if you are somebody who knows how to be balanced, you will eventually learn that. I think you will make a good journalist. Technology is changing things, so definitely make sure that you work at the intersection of technology, at the center of technology, and then at the same time understand how content consumption patterns work, how content works, how content creation works, which platform of content that you want to pick, which stream of media do you want to pick, from a cameraman to a cinematographer. You want to go into films, you want to go into public relations, you want to go into journalism, you want to go into broadcast, digital, n number of opportunities in this field, even public policy for journalists for that matter. Point is very simple. आपको जो भी करना है दिल लगा के करिए, मन लगा के करिए, जान लगा के करिए. ये सोच के करिए कि आप जो एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड ऑफ समबडी, आपको अपने घर वालों को भी प्राउड फील कराना है, अपनी कम्युनिटी को भी, अपनी स्टेट को भी, और फिर अपनी नज़रों में भी जब आप अपने आप को सुबह शीशे में देखें, यू शुड फील ओके आई हैव डन समथिंग. सो कंटिन्यू टू बी ए सीकर. और थैंक यू सो मच मिस्टर दानिश, आपसे बात करके इट वाज अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन, और देखने वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा एपिसोड आज का, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी और सुनी कि कितना इम्पॉर्टेंट है वो फोकस रखना और चलते जाना, कभी हार ना मानना, और वो दम रखना अपने आप में कि आप कोई भी सेक्टर से हो, कोई भी फील्ड चुने, लेकिन चलते ही जाना है. दानिश सर से बात करके एक बहुत ही अच्छा शेर है जो मैं आप सब की नज़र और इनकी नज़र करना चाहूँगा कि ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, आगे तो अभी सारा आसमान बाकी है. सो कीप गोइंग यंगस्टर्स, और देखते रहें इंस्पायर जेन ज़ी. थैंक यू सो मच आपका, और थैंक यू सो मच डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड PR जम्मू एंड कश्मीर का इस बेहतरीन टॉक शो इंस्पायर जेन ज़ी को प्रोड्यूस करने के लिए. आने वाले एपिसोड में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच.